आज की इस वीडियो में भारत में तुर्क शासन की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 2 है, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां एवं कार्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शासक का जो वीडियो है वो अगले वीडियो में आएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक नामक एक तुर्क जाति का था और ये बचपन से ही गुलाम बनाया गया था। कालांतर में वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का बहुत दिनों से वह गुलाम कर रहा था। योग्यता और पराक्रम से उसने गोरी का मन मोह लिया। ऐबक की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और 1206 ईस्वी में ऐबक ने नियमित रूप से अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया और उसे मलिक की उपाधि से अलंकृत किया। गोरी की मृत्यु के पश्चात वह स्वतंत्र शासक बन गया और जब गोरी का मृत्यु होता है तब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह स्वतंत्र शासक बन जाता है। अब बात रही कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके समक्ष क्या समस्या थी। प्रॉब्लम ऑफ ऐबक। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक बना उसके समक्ष अनेक समस्याएं थी जिनका समुचित समाधान किया जाना आवश्यक था। यानी उसके पास जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन करना बहुत आवश्यक था और कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने बहुत सारी समस्याएं थी जो इस प्रकार से है। अमीरों की समस्या। ऐबक जब राजगद्दी पर बैठा तो उसके समकालीन जो अमीर थे उसने अपना सुल्तान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और ये बात जब वहाँ की जनता को पता चली कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गरीब परिवार और असहाय परिवार यानी गुलाम का शासक है तो उन लोग सुल्तान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यल्दौज, कुबाचा तथा खिलजी सरदार अपनी अधीनता स्वीकार करना अपना अपमान समझते थे। तो गोरी के 4 उत्तराधिकारी थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा, नाजुद्दीन यल्दौज और बख्तियारुद्दीन खिलजी। तो ये 4 उनके उत्तराधिकार थे, लेकिन गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनाया तो अब बाकी 3 जो उत्तराधिकारी वो रह जाते हैं। तो बात यहाँ है कि जब अमीरों की समस्या आई तब क्या है कि सुल्तान घोषित तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कर दिया, लेकिन ये जो तीनों थे यल्दौज, कुबाचा और खिलजी ये सब स्वीकार नहीं करते थे और अपने आप को इन लोग अपमान समझते थे और यह समस्या अत्यंत जटिल थी और इसी वजह से कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बात यह है क्योंकि कोई भी जो चाहता है कि हम भी शासक बने और इसीलिए यहाँ पर थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है हिंदू राज्य। हिंदू राज्यों की बढ़ती हुई शक्ति भी कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए काफ़ी चुनौती बनी रही क्योंकि उस समय उतना मुस्लिम या कह सकते हैं तुर्क जो थे उसकी संख्या ज़्यादा नहीं थी, तो ये भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चंदेल गढ़वाल व प्रतिहारों की शक्ति का दमन करना उसके लिए काफ़ी आवश्यक था। कुतुबुद्दीन के कार्य। कुतुबुद्दीन ने अपने 4 वर्षीय अल्प शासन काल में इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। उसके ये 4 वर्ष अत्यंत कष्टप्रद थे। उसे निरंतर अपने साम्राज्य की सुरक्षा में व्यस्त रहना पड़ा, जिसके कारण वह देश की शासन व्यवस्था में सुधार न कर सका। यानी वह छोटे से समय काल में मतलब 4 साल के शासन काल में उन्होंने ऐसा कुछ नियम कानून नहीं ला सका क्योंकि उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, उसके सामने बहुत सारी उलझनें थी जो तुरंत नहीं कर सका उसका सॉल्यूशन। ठीक है, उसकी शासन पद्धति सैनिक थी और सेना की सहायता से ही वह प्रशासन करता था। यानी उसके अंदर जो भी शासन पद्धति थी वो सैनिक करते थे और सेना की सहायता से ही प्रशासन का कार्य होता था। नेक्स्ट है यल्दौज से संघर्ष। यल्दौज जो गौरी का ही एक उत्तराधिकारी था और कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, तो इन दोनों में क्या संघर्ष होता है वो जानते हैं। कुतुबुद्दीन को सर्वप्रथम ताजुद्दीन यल्दौज का सामना करना पड़ा और गोरी की मृत्यु के पश्चात यल्दौज ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और गजनी का स्वतंत्र शासक बन गया। जब गोरी का मृत्यु होता है तब यल्दौज ने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया और वह गजनी का शासक बन गया और कालांतर में यल्दौज को गजनी से भागना पड़ा और वहाँ से उसको भागना पड़ा।
जिसका लाभ उठाते हुए ऐबक गजनी पहुंचा और 1208 में उस पर अधिकार कर लिया। और इस तरह 1208 में जो ऐबक है उन्होंने अधिकार कर लिया। ऐबक के शासन को गजनी की जनता ने पसंद नहीं किया और जब ऐबक 1208 में गजनी गया और वहां अधिकार कर लिया, तब वहां की जो जनता है कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वीकार नहीं किया और अतः शीघ्र ही ऐबक को गजनी छोड़ना पड़ा और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक वहां तुरंत छोड़ दिया। ऐबक के गजनी से लौट आने पर यल्दौज ने पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया और जब वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी को छोड़कर चले आए, तब क्या है वहाँ फिर से यल्दौज जाता है और उसे अधिकार कर लेता है। और यद्यपि ऐबक गजनी में यल्दौज की सत्ता समाप्त न कर सका, किंतु उसको भारत पर भी अधिकार ऐबक ने न करने दिया। मतलब गजनी पर जो उसका अधिकार था यल्दौज का, वो तो हटा नहीं सका, लेकिन भारत आने पर उन्हें अधिकार नहीं दिया। और इस समय बंगाल में विद्रोह, ऐबक के शासनकाल के दौरान ही बिहार और बंगाल में विद्रोह हो रहा था और ऐबक का पुत्र अली मर्दान खां लखनौती का स्वतंत्र शासक बन गया था। और ऐसे ही समय उसके शासनकाल में, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में ही बिहार और बंगाल में विद्रोह चल रहे थे और ऐबक का जो पुत्र था अली मर्दान खां, वो लखनौती स्वतंत्र शासक बन गया, किंतु खिलजी सरदारों ने उसे बंदी बना लिया। अली मर्दान खां किसी प्रकार वहां से भागकर दिल्ली आया तथा ऐबक से सहायता मांगी और उसका जो बेटा था वो भाग के दिल्ली गया और वहां उससे सहायता मांगी। ऐबक ने अपने दूत के रूप में कैमाज रूपी को बंगाल भेजा, जिसके अथक प्रयत्नों से परिणाम स्वरूप खिलजी सरदार ऐबक को अपना शासक मानने को राजी हो गए और अली मर्दान पुनः बंगाल का शासक बन गया। और इस तरह ऐबक के सहायता से अली मर्दान खां को पुनः बंगाल का शासक बनना पड़ गया। सिंध एवं मालवा। गौरी के पश्चात नासिरुद्दीन कुबाचा ने सिंध तथा मालवा के प्रांतों पर अधिकार कर लिया था। अब आ जाता है कि जो नासिरुद्दीन कुबाचा था वो भी गौरी का उत्तराधिकारी था, तो वह भी चाहता था कि मुझे भी तो शासक बनना है और इसीलिए उन्होंने सिंध और मालवा पर अधिकार कर लिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक सिंध और मालवा पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। अतः ऐबक ने कूटनीति का सहारा लेते हुए अपनी बहन है उसका विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया। मतलब यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने दिमाग चलाया और उसके बाद एक कूटनीति का सहारा लिया और अपना बहन का शादी नासिरुद्दीन कुबाचा से कर दिया, ताकि वह बंगाल की स्थिति पर पूर्ण ध्यान दे सके और इस प्रकार उसका वैवाहिक संबंधों का सहारा लेकर अपने शत्रु से संबंधों को सुधारा। इस तरह उन्होंने कूटनीति का सहारा लेते हुए, वैवाहिक संबंधों का सहारा लेते हुए अपने शत्रु का संबंधों को सुधार लिया। इस प्रकार अपने 4 वर्षीय शासनकाल में ऐबक समस्याओं से ही घिरा रहा और 1210 में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ, तो इसका मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ। पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा शासक था जो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई, तो वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये लाहौर में चौगान खेल रहे थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने लाखों का दान देने वाला व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध है और इसीलिए उसको लाख बख्श भी कहते हैं। और उनका एक और भी नाम है जिसे पील बख्श भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हाथियों का दान बहुत दिए थे। ठीक है, और यह सुल्तान घोषित नहीं कर सका, मतलब यह सुल्तान की जो उपाधि है वो धारण नहीं कर सका। और इन्होंने जो निर्माण किए हैं कुव्वत उल इस्लाम जो दिल्ली में बनवाया है, यह पहला मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, यह मस्जिद का निर्माण करवाया। साथ ही कुतुब मीनार का नींव भी इन्होंने ही रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का जो नींव है वो किसने रखा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। और इन्होंने गुरु ख्वाजा काकी की याद में यह भी निर्माण करवाया था। ठीक है,
और 1210 में चौगान खेलते समय इसका मृत्यु हो गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। अगला है इसका मूल्यांकन। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में इस्लामी साम्राज्य का संस्थापक था। वह एक सफल एवं महान सेनानायक था। उसने कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए वैवाहिक संबंधों की सहायता से अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया। यानी वह जो है वह कूटनीति का सहारा लेते हुए अपनी जो विवाह का जो संबंध है उसका सहारा से अपनी मजबूती को बनाने में अपना प्रयास किया। डॉक्टर श्रीवास्तव ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, वह एक प्रतिभाशाली सैनिक था और हीन तथा दरिद्र अवस्था से उठकर शक्ति तथा यश के शिखर पर पहुंच गया। कहने का तात्पर्य है कि वह एक गरीब परिवार से था, यानी वह किसी का गुलाम था, लेकिन गुलाम होने के बावजूद भी अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम और पराक्रमता के कारण वह एक शासक बना। तो ये काफ़ी महत्व का विषय है। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी के संबंध में विच्छेद करके भारत को उसके प्रभुत्व से मुक्त कर दिया। मिन्हाज ने भी उनकी प्रशंसा की है और उसके शब्दों में ऐबक उच्च भावनाओं से ओतप्रोत एक विशाल हृदयी सम्राट थे। मतलब अनेक जो इतिहासकार हैं उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रशंसा किया है। हबीब एवं निजामी ने भी ऐबक के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि उसकी महानता का यही सर्वोत्तम गुण है। ऐबक है उसकी जो जीवन चर्या है वह भारत की सैनिक गतिविधियों में बीती, किंतु उसने जो छाप जनसाधारण के मन में छोड़ी है वह विनाश और विध्वंस की नहीं थी। मतलब जो उन्होंने भारत में अपना जो छाप छोड़ा है वो जनसाधारण यानी हर एक व्यक्तियों को पता है, ऐसा कहते हैं। फिर भी न्याय और उदारता भी थी। ऐबक अत्यंत दानी एवं उदार शासक था और फरिश्ता ने भी लिखा है कि जब जनसाधारण किसी व्यक्ति के असीमित दान की प्रशंसा करते थे तो वह उसे अपने समय का ऐबक कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर सबसे ज़्यादा दान करता है और उसकी प्रशंसा होती है तो वो अपने आप में समय का सबसे बड़ा ऐबक कहते हैं। तो इस तरह हमारा जो आज का टॉपिक था कुतुबुद्दीन ऐबक यानी भारत में तुर्क शासन की स्थापना कैसे हुई, तो फर्स्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जो 1206 से 1210 तक चलाया। उसके बाद नेक्स्ट है इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश आता है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे शासक आते हैं, तो वो एक से एक बढ़कर टॉपिक आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।